आपने बैचलर कर लिया कंप्यूटर साइंस या आईटी में या फिर ये कंप्यूटर सिस्टम में, लेकिन अब आपको प्रॉब्लम हो रही है कि आपने कौन सा पैथ सेलेक्ट करना है, या आपने डेटाबेस की तरफ जाना है, या नेटवर्किंग की तरफ जाना है, या आपने प्रोग्रामिंग की तरफ जाना है। लेकिन अगर हम प्रोग्रामिंग की बात करते हैं तो डेफिनेटली जो है प्रोग्रामिंग किस टाइप की प्रोग्रामिंग की आप बात करते हैं, ओपन सोर्स की आप बात करते हैं प्रोग्रामिंग की, जो कि वेब बेस्ड है आपकी। लेकिन अगर आप वेब बेस्ड की बात कर रहे हैं तो फिर आपको माइक्रोसॉफ्ट का प्लेटफॉर्म लेना चाहिए, जावा का प्लेटफॉर्म लेना चाहिए, या फिर पीएचपी का प्लेटफॉर्म लेना चाहिए। पीएचपी आपको पता है कि ओपन सोर्स है, लेकिन अगर आप पीएचपी की बात करते हैं तो उसमें भी काफ़ी ज़्यादा आपको वेरिएशंस मिल जाएंगी। पीएचपी एक लैंग्वेज है, आपको पता है कि सर्वर साइड लैंग्वेज। देन फिर जो इंडस्ट्री में यूज़ हो रहे होते हैं फ्रेमवर्क्स, उनकी बात आ जाती है। तो आप काफ़ी ज़्यादा जो है वो कंफ्यूज होते हैं कि आपने जो है किस पैथ को लेकर चलना है या क्या चलना है। इस वीडियो में हम आपको डिटेल में बताएंगे कि आपको क्या सेलेक्ट करना चाहिए अकॉर्डिंग टू योर नीड। तो उन लोगों के लिए जिन्होंने आज में ज्वाइन किया हुआ है, मैं उन्हें रिक्वेस्ट करूंगा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमेशा आपको अपडेट मिलती रहे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। देखें, जब बात आती है जो है वो प्रोग्रामिंग की, तो वो डिपेंड करता है आप किस टाइप की प्रोग्रामिंग में इंटरेस्टेड हैं। तो प्रोग्रामिंग से पहले नॉर्मली क्या होता है कि जो बच्चे बैचलर कर रहे होते हैं, वो फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर में होते हैं, तो उनको प्रोग्रामिंग का काफ़ी ज़्यादा शौक होता है। लेकिन पता चलता है बाद में 1 साल 2 साल के बाद उनको लगता है कि वो प्रोग्रामिंग के लिए नहीं बने, मतलब वो प्रोग्रामिंग नहीं कर सकते। ठीक है, तो हमारे जो बैच में काफ़ी ज़्यादा लोग थे, लेकिन जो प्रोग्रामिंग की तरफ गए वो टोटली 4 या 5 बच्चे थे, मेरे क्लासमेट थे, वो प्रोग्रामिंग की तरफ गए, जिनके अंदर एक मैं भी था। मैंने 8-9 साल प्रोग्रामिंग की। मैंने ओपन सोर्स की तरफ मैं गया, और मेरा एक जो कुलीग था वो जावा की तरफ चला गया। बाकी जितने भी कुलीग्स थे मेरे, वो सारे के सारे ओपन सोर्स की तरफ चले गए। तो अगर आपने बैचलर कंप्लीट कर ली है और आपको लगता है कि आप प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, तो आपको स्किल्स जो है थोड़े से देखने पड़ेंगे अपने अंदर। प्रोग्रामिंग अगर आपको लगता है कि आप कर सकते हैं, देन फिर आप प्रोग्रामिंग की तरफ जाएंगे। अगर आपको लगता है कि नहीं, आप जो है वो प्रोग्रामिंग उस लेवल की नहीं कर सकते, तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आपको प्रोग्रामिंग की तरफ आने की ज़रूरत नहीं है। वैसे भी अजीब सा लगता है कि अगर आप बैचलर कर रहे होते हैं कंप्यूटर साइंस के अंदर और फिर आप प्रोग्रामिंग की तरफ जा रहे होते हैं, तो भाई ऐसा ना किया करें। तो मैंने 8-9 साल जो है वो प्रोग्रामिंग की, लेकिन मास्टर्स एमफिल करने के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि जो मैंने प्रोग्रामिंग की वो तो ठीक है, एक हद तक कर ली, लेकिन मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं प्रोग्रामिंग के लिए नहीं बना और मुझे प्रोग्रामिंग अब नहीं करनी चाहिए। तो नॉर्मली जो है मैं पिछले 6-8 महीने से प्रोग्रामिंग नहीं कर रहा होता। मैं पिछले 2 ढाई साल से प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कर रहा होता हूँ, और प्लस में ये है कि आजकल मैं मशीन लर्निंग और एआई पे काम कर रहा हूँ। तो अगर आपने बैचलर कंप्यूटर साइंस में किया हुआ है तो बजाय इसके आप प्रोग्रामिंग की तरफ जाएँ। मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि आप जो अच्छी-अच्छी फ़ील्ड्स हैं उनकी तरफ आप जाएँ। लाइक डेटा साइंस हो गया आपका, लाइक मशीन लर्निंग हो गई आपकी, लाइक एआई हो गई आपकी। क्योंकि जो आपकी डिग्री है वो, अगर आप ये फ़ील्ड्स ले रहे होते हैं तो आपकी डिग्री जो है जितना भी 4 साल आपने दिया हुआ होता है, भले आपने बैचलर की बात करें या अगर आप मास्टर्स या एमफिल किया हुआ होता है, तो आपका वो जितना भी टाइम है वो वसूल हो जाता है। बिकॉज़ जब आप डेटा साइंस की बात करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा आपको सैलरीज़ के जो पैकेजेस हैं वो बहुत अच्छे मिल जाते हैं, और आपकी जो नॉलेज है वो यूटिलाइज़ हो जाती है। अगर हम प्रोग्रामिंग की बात करें तो प्रोग्रामिंग तो देखिए, बात ये है कि अगर एक एक पर्सन जिसने बैचलर नहीं किया, तो वो भी अगर 2-3 मंथ का कोई कोर्स कर ले जो कि पीएचपी बेस्ड होगा, तो ज़ाहिर सी बात है वो पीएचपी का स्क्रिप्ट लिख सकता है ईजिली। लेकिन अगर वो 1 साल या 2 साल और दे देता है तो डेफिनेटली वो आंखें बंद करके भी पीएचपी का स्क्रिप्ट लिख सकता है। तो आप में जो कि आपने बैचलर किया हुआ है और उस पर्सन्स में जिसने बैचलर भी नहीं किया, लेकिन ये है कि आप दोनों के स्किल्स सेम हैं। आप बैचलर करने के बाद भी आप जो है पीएचपी का स्क्रिप्ट लिख रहे हैं और वो भी लिख रहा है, तो ज़ाहिर सी बात है आपको पता है कि कुछ तो डिफरेंस होना चाहिए। तो इसी वजह से हम रेकमेंड करते हैं कि आप जो मशीन लर्निंग है, एआई है, या प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है, इवन आप उनकी तरफ ज़्यादा फोकस करें। देखिए, अगर प्रोग्रामिंग की बात आती है तो हमने पहले ही आपको बताया कि आपने सबसे पहले देखना है कि आपके स्किल सेट्स क्या हैं। ठीक है, उसके बाद में आपने डिसाइड करना है कि प्रोग्रामिंग आपने कौन सी लेनी है।
आपने ओपन सोर्स लेनी है, वेब की बात कर रहा हूँ, तो जाहिर सी बात है आप जो है वो PHP की तरफ जाएंगे। अगर आपने जावा की तरफ जाना है तो आपको पता है कि आपके पास JSF आ जाता है, स्प्रिंग हाइबरनेट के फ्रेमवर्क आ जाते हैं, या इवन अगर आपने जो है वो पाइथन की तरफ जाना है तो पाइथन में भी आप वेब एप्लीकेशंस बना सकते हैं। प्लस में ये है कि वहाँ पे एडवांटेज आपको ये मिल जाता है कि डीजेंगो का फ्रेमवर्क अवेलेबल है और साइंटिफिक एप्लीकेशंस भी वहाँ पे आप बना सकते हैं, डेस्कटॉप एप्लीकेशंस भी बना सकते हैं। लेकिन अगर आप माइक्रोसॉफ्ट के प्लेटफॉर्म पे जाएंगे तो आपके पास C# है, .NET का फ्रेमवर्क है, तो आप यहाँ पे भी जो है एंटरप्राइज लेवल की एप्लीकेशंस बना सकते हैं। तो वेब बेस्ड प्रोग्रामिंग आपने डिसाइड करना है, PHP की तरफ जाना है, जावा की तरफ जाना है, माइक्रोसॉफ्ट की तरफ जाना है, या पाइथन की तरफ जाना है। मोस्टली हमारे पास इंडस्ट्री में क्या हो रहा होता है कि PHP पे ज़्यादा फोकस हो रहा होता है, बिकॉज वो ओपन सोर्स है और उसके काफ़ी ज़्यादा आपको फ्रेमवर्क्स मार्केट में अवेलेबल हो जाते हैं। आपके पास जो बिगनर्स लेवल का फ्रेमवर्क है वो आपके पास कोडिंग नाइटर मिल जाता है, या एंटरप्राइज लेवल एप्लीकेशंस की बात करें तो वो आप लारावेल में बना सकते हैं। लारावेल की काफ़ी ज़्यादा जो है वो डॉक्यूमेंटेशंस आपको मिल जाएंगी, ह्यूज जो है वो फंक्शनैलिटी मिल जाएगी। इसी वजह से लोग जो है लारावेल पे फोकस कर रहे होते हैं। तो ये तो बात हो गई जस्ट आपकी वेब बेस्ड की, जो कि ओपन सोर्स है और आपकी एंटरप्राइज लेवल की एप्लीकेशंस बन रही होती हैं। लेकिन अगर आप बात करते हैं कि आपने मोबाइल डेवलपमेंट की तरफ जाना है, तो भाई मोबाइल डेवलपमेंट अगर आप जो है iOS की तरफ जा रहे हैं तो डेफिनेटली उसके लिए जो लैंग्वेजेस वगैरह होंगे, फ्रेमवर्क्स होंगे, वो अलग होंगे। या अगर आप जा रहे हैं एंड्रॉयड की तरफ तो डेफिनेटली उसके जो फ्रेमवर्क्स होंगे और लैंग्वेज वगैरह जो है डेफिनेटली जावा यूज़ हो रही होगी, तो वो आपको अलग देखने पड़ते हैं। या इवन अगर आप जो है विंडोज़ का प्लेटफॉर्म को ले लें तो आपको पता है कि विंडोज़ कोई ऑपरेटिंग सिस्टम इतना ज़्यादा यूज़ नहीं हो रहा था मोबाइल फ़ोन के अंदर, तो आप एंड्रॉयड या iOS को ही प्रेफर करेंगे। ओके गाइज, तो अगर हम बात करते हैं कि मोबाइल एप्लीकेशंस की, तो ये तो नेटिव एप्लीकेशंस है ना आपकी, कि अगर आप iOS की बात करते हैं कि यू आर गोइंग टू डिज़ाइन द iOS एप्लीकेशंस या एंड्रॉयड एप्लीकेशंस, तो ये नेटिव हो गई आपकी। लेकिन अगर आप हाइब्रिड एप्लीकेशंस की बात करते हैं कि हाइब्रिड एप्लीकेशंस जो कि सेम कोड होता है और एग्जीक्यूट हो रहा होता है, चाहे वो iOS हो चाहे वो एंड्रॉयड हो, ठीक है, तो इसके लिए अलग अलग फ्रेमवर्क्स आपके पास अवेलेबल हैं जिनके ज़रिए आप जो है हाइब्रिड एप्लीकेशंस बना सकते हैं। PhoneGap के नाम से आपके पास एक फ्रेमवर्क है और काफ़ी ज़्यादा आपको जो है वेरिएशंस मिल जाएंगी फ्रेमवर्क्स के अंदर जब आप बनाने जा रहे हो हाइब्रिड एप्लीकेशंस। मुझे इवन जो है काफ़ी ज़्यादा क्यूरीज मिल रही होती हैं लोगों की तरफ से कि आई हैव डन माई बैचलर्स या अबाउट टू डन माई बैचलर्स, तो अब मैं क्या करूँ। तो जाहिर सी बात है वो बच्चे काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। वो इस वजह से कंफ्यूज हो रहे होते हैं बिकॉज हमारे पास क्या होता है कि कैरियर काउंसलिंग को इतनी ज़्यादा नहीं की जा रही होती इफ़ यू टॉक अबाउट द यूनिवर्सिटी लेवल, या फिर ये है कि जो पर्सन्स जो है ऐसे क्वेश्चंस रेज कर रहे होते हैं उनकी फैमिली में कोई ऐसा पर्सन नहीं होता जो कि IT से रिलेटेड हो। इसी वजह से जो है वो काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं क्योंकि उन्हें गाइडलाइन नहीं मिल रही होती। तो हमें काफ़ी ज़्यादा जो है वो क्वेश्चंस आ रहे होते हैं या हमसे जो है काफ़ी ज़्यादा लोग पूछ रहे होते हैं कि अब मैं क्या करूँ। तो मेरा उनको यही मशवरा होता है कि आपके स्किल सेट्स क्या हैं। सबसे पहले मैं आस्क करता हूँ कि भाई आपके स्किल सेट्स क्या हैं। उसके बाद में जो मैं उनको सजेशंस देता हूँ वो अकॉर्डिंग टू द स्किल्स होते हैं कि उन्होंने 4 साल में किया क्या है, उनके पास एक्सपर्टीज़ क्या है। तो मोस्टली जब बात आ रही होती है कि स्किल सेट्स की, तो हमेशा जो है कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिन्हें जो है अमाउंट चाहिए होता है, जिन्हें जो है सैलरी चाहिए होती है ताकि उनके जो डेली बेसिस के ऑपरेशंस हैं या उनकी जो डेली बेसिस के एक्सपेंस हैं वो मीट हो रहे हों, क्योंकि फैमिली कोई उनको इतना ज़्यादा सपोर्ट नहीं कर रही होती, उनको अपना भी खर्चा चलाना होता है। तो मैं उनको यही रिक्वेस्ट कर रहा होता हूँ कि आप जो है वो एटलीस्ट फ्रंट एंड की तरफ चले जाएँ। और फ्रंट एंड में ये है कि आप 1 या 2 या 3 मंथ में जो है फ्रंट एंड ईज़िली लर्न कर सकते हैं और आपको जो मार्केट में सैलरी मिल जाएगी वो 20 या 25 या 35 या 40,000 के दरमियान आपको सैलरी ईज़िली मिल जाएगी। आप सेम जॉब करते रहें, प्लस में ये है कि आपने अच्छे लेवल का ट्राई करना है। जॉब तो आप कर रहे हैं, आपका एक जो है हैंडसम अमाउंट जो है जनरेट हो रहा है वहाँ से, लेकिन ये है कि लेट्स सपोज आप जो है मशीन लर्निंग पे काम करते रहें ताकि आप 6-8 मंथ के बाद या 1 साल या 2 साल के बाद जॉब को स्विच कर सकें एक अच्छे लेवल पे। देखें, अगर प्रोग्रामिंग की बात आ रही हो, अगर आप फ्रंट एंड की डेवलपमेंट कर रही हो तो डेफिनेटली आपका जो मैक्सिमम लेवल होगा फ्रंट एंड का वो आपको इजीली पाकिस्तानी मार्केट में 40 या 80,000 आपको मिल जाएंगे। लेकिन ऐसा कभी नहीं होता कि कोई सॉफ्टवेयर हाउस आपको जो है 4 लाख या 5 लाख की सैलरी दे रहा होता है फ्रंट एंड पे। अच्छा देखें, अगर हम वेब की बात करते हैं तो वेब में आपको पता है कि 2 चीज़ें आ जाती हैं, फ्रंट एंड बैक एंड।
तो फ्रंट एंड पे अगर आप बात करते हैं तो कुछ फ्रंट एंड के फ्रेमवर्क्स होते हैं जिनके ऊपर सिर्फ लेआउट बनाए जाते हैं। स्प्रिंग आपका जो है बूटस्ट्रैप 5 हो गया, आपका जो है फाउंडेशन फ्रेमवर्क हो गया, इनसे आप लेआउट बना रहे होते हैं। लेकिन अगर फ्रंट एंड की बात करें, कुछ और भी फ्रेमवर्क्स होते हैं जो कि आपको फंक्शनैलिटी दे रहे होते हैं, जैसे एंगुलर जेएस, नोड जेएस हो गया आपका, या आपका रिएक्ट हो गया। तो ये फ्रेमवर्क्स आपको फंक्शनैलिटी दे रहे होते हैं, इनके ज़रिए आप जो है एप्लीकेशंस बना सकते हैं। तो ये फ्रंट एंड के फ्रेमवर्क्स होते हैं, लेआउट के लिए अलग होते हैं, प्लस में ये कि जो फंक्शनैलिटीज़ होती हैं जिनके ज़रिए आप एप्लीकेशंस बना सकते हैं, वेब बेस्ड एप्लीकेशंस बना सकते हैं, वो फ्रंट एंड के फ्रेमवर्क अलग हो रहे होते हैं। लेकिन अगर आप बैक एंड के फ्रेमवर्क्स की बात करें तो बैक एंड के फ्रेमवर्क्स में काफ़ी ज़्यादा वेरिएशंस मिल जाएंगी। अगर आप ओपन सोर्स की बात करें तो डेफिनेटली आपको PHP की लैंग्वेज में काफ़ी ज़्यादा फ्रेमवर्क्स मिल जाएंगे, जैसे कोडिंग नेटर हो गया, लारावेल हो गया, केक PHP हो गया, ऑरा हो गया, फैल्कन हो गया। तो दीज आर द PHP बेस्ड फ्रेमवर्क्स और ये ओपन सोर्स होते हैं मोस्टली। लेकिन अगर आप जावा की बात करें तो स्प्रिंग हाइबरनेट जो है वो फ्रेमवर्क्स आपको अवेलेबल होंगे। और अगर आप माइक्रोसॉफ्ट की बात करें तो .NET का आपके पास अवेलेबल है, C# आपके पास अवेलेबल है। और प्लस में ये है कि अगर आप पाइथन की बात करें तो जो है Django फ्रेमवर्क अवेलेबल है पाइथन के अंदर। तो जाहिर सी बात है, आप अगर जो है .NET को लेके चल रहे हैं तो आपको पता है कि .NET जो है ओपन सोर्स नहीं है। लेकिन अगर आप जो है स्प्रिंग हाइबरनेट की बात करते हैं तो वो PHP की तरह वर्क नहीं कर रहा होता। तो फ्रंट एंड, बैक एंड, और बैक एंड में सर्वर साइड लैंग्वेज आपको पता है, और जो है वो फ्रेमवर्क्स वगैरह हमने डिस्कस किए। तो ये तो बात हो गई इनकी। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो कह रहे होते हैं कि हमें जो है वो नेटवर्किंग की तरफ जाना चाहिए। देखिए, अगर आप नेटवर्किंग की बात करते हैं तो डेफिनेटली आपके पास स्किल्स जो है वो नेटवर्किंग के होने चाहिए। प्लस में ये है कि आपने सर्टिफिकेशंस करनी है, CCNA करना है आपने। और आप देख लें कि मार्केट में ऐसी कौन सी सर्टिफिकेशंस हैं जो कि नेटवर्किंग में हो रही होती हैं, तो वो आपने सर्टिफिकेशंस करनी है, देन यू आर रेडी टू गो। एक अच्छे लेवल पे आप चले जाएंगे, एक हैंडसम जो है सैलरी आपको मिल जाएगी नेटवर्किंग के लिए। और अगर आप बात करते हैं डेटाबेस की, तो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर के लिए आपको डेफिनेटली जो है कुछ सर्टिफिकेशंस चाहिए होती हैं। और ये है कि आपने जो है सेलेक्ट करना होता है कि आप जो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर बनने जा रहे हैं वो कौन से डेटाबेस की बात कर रहे हैं। नॉर्मली क्या होता है कि आपके पास रिलेशनल डेटाबेस चल रहे होते हैं, चाहे वो MySQL का हो, चाहे वो Oracle का डेटाबेस हो। अगर एंटरप्राइज लेवल की बात करें तो जाहिर सी बात है, जैसे बैंक्स वगैरह हैं आपके, तो या ERPs जो बड़ी बड़ी बनाई जाती हैं तो उनके अंदर Oracle डेटाबेस यूज़ हो रहा होता है। तो रिलेशनल डेटाबेस है आपका, या फिर ये है कि स्कीमालेस डेटाबेस है आपका। तो आपने सेलेक्ट करना है, आप रिलेशनल डेटाबेस की तरफ जा रहे हैं या फिर ये है कि स्कीमालेस डेटाबेस या कॉलम ओरिएंटेड डेटाबेस। स्कीमालेस की बात करें तो MongoDB जो है सबसे पॉपुलर आपका जो है वो डेटाबेस है। और अगर आप जो है कॉलम ओरिएंटेड की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा आपको जो है डेटाबेस अवेलेबल मिल जाएंगे। देखिए, जब बात होती है आपकी जो है वो रिलेशनल डेटाबेस की, तो नॉर्मली जो आप छोटे लेवल के डेटाबेस यूज़ कर रहे होते हैं तो उनके अंदर स्केलेबिलिटी, अवेलेबिलिटी इतनी नहीं होती। अगर आप MySQL की बात करें तो 60 TB का आपको सपोर्ट मिल जाता है, मींस 60 TB तक डेटा आप होल्ड कर सकते हैं MySQL के डेटाबेस को लेके। मेक श्योर कीजिएगा MySQL का डेटाबेस आपको फ्रीली अवेलेबल होता है, लेकिन ये है कि स्केलेबिलिटी आपको अवेलेबिलिटी नहीं मिलती। अगर आप बात करें MongoDB की, तो MongoDB में आपको स्केलेबिलिटी, अवेलेबिलिटी मिल जाती है। कुछ रिलेशनल डेटाबेस आपके AWS में मिल जाएंगे, या फिर ये है कि कोई और जो है वो प्लेटफॉर्म है जैसे एज्योर है, तो वहाँ पे भी कुछ रिलेशनल डेटाबेस मिलेंगे। लेकिन ये है कि आपको स्केलेबिलिटी मिल जाएगी और अवेलेबिलिटी मिल जाएगी वहाँ पे। तो डेटाबेस की फील्ड को जो है वो सिलेक्ट करने के लिए आपने देखना है कि आपने जो है सर्टिफिकेशंस कौन कौन सी करनी है, कौन कौन सी अवेलेबल हैं। आपने रिलेशनल डेटाबेस की तरफ जाना है या नॉन रिलेशनल डेटाबेस, या कह लेंगे स्कीमालेस डेटाबेस, बहुत सारा सेम थिंग, उसकी तरफ जाना है। फिर अगर बात करते हैं आप जो है कॉलम ओरिएंटेड डेटाबेस की, तो आपने उसकी तरफ जाना है। तो आपने थोड़ी सी जो है रिसर्च करनी है, देन यू आर रेडी टू गो। देखिए, हर चीज़ को स्टार्ट करने के लिए आपको जो है रिसर्च थोड़ा सा करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आपने मेरा कोई वीडियो देखा या XYZ पर्सन का कोई वीडियो देखा, उसने कहा कि भाई रिलेशनल डेटाबेस पे आप चले जाएं, पता चला आपने 6 मंथ जो है रिलेशनल डेटाबेस पे काम किया, और जब आप इंडस्ट्री में जाएंगे तो वो कहेंगे कि यार ये जो है रिलेशनल डेटाबेस पे हम इतना काम नहीं करते, या लेट्स सपोज जो है इंडस्ट्री लेवल पे जो है रिलेशनल डेटाबेस पे इतना काम नहीं हो रहा, और वो जो है कॉलम ओरिएंटेड डेटाबेस या फिर ये है कि स्कीमालेस डेटाबेस पे ज़्यादा काम कर रहे होते हैं। तो आपने ऐसा नहीं करना, आपने थोड़ा सा जो है रिसर्च करना है। देखिए, अगर बात आती है जो है रिलेशनल डेटाबेस की या स्कीमालेस
डेटाबेस की। तो इसमें थोड़ा सा जो है वो डिफरेंस क्या है, देखिए बात ये है कि जब आप रिलेशनल डेटाबेस की बात करते हैं तो हमेशा आपकी फील्ड्स जो हैं वो रिलेटेड होती हैं आपकी कॉलम्स के अंदर। जब भी आप कोई फ्रेमवर्क यूज़ कर रहे होते हैं तो आपका कॉलम जो है मैच कर रहा होता है किसी भी एसोसिएटिव एरे से या कोई भी एरे के एलिमेंट से। तो ORM टूल के ज़रिए आप मैपिंग करवा रहे होते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। और दूसरी बात ये होती है कि हमेशा आपने जो है डेटाबेस एक बनाया, लेट्स सपोज 6 मंथ पहले आपने डेटाबेस बनाया, तो जो स्क्रिप्टिंग या कोडिंग हो रही होती है वो अकॉर्डिंग टू द डेटाबेस, अकॉर्डिंग टू द कॉलम्स हो रही होती है। आपने एक क्यूरी यूज़ की, सेलेक्ट फर्स्ट नेम लास्ट नेम ईमेल फ्रॉम द यूज़र। अब देखिए फर्स्ट नेम लास्ट नेम ईमेल यूज़र टेबल के अंदर कॉलम्स हैं 3, लेकिन आपने पूरी की पूरी एप्लीकेशंस बना दी। 6 मंथ के बाद आपने क्या किया, कॉलम को चेंज कर लिया, फर्स्ट नेम की जगह आपने XYZ कॉलम रख दिया। तो जाहिर सी बात है जैसे ही आप कॉलम चेंज करेंगे तो आपको हमेशा अपनी एप्लीकेशन का स्क्रिप्ट भी चेंज करना पड़ेगा। अगर नहीं चेंज करेंगे तो एरर आ जाएगा, क्योंकि आपने क्यूरी चला रही होगी अपने स्क्रिप्ट के अंदर या कोडिंग के अंदर के सेलेक्ट फर्स्ट नेम लास्ट नेम ईमेल फ्रॉम द यूज़र टेबल, और वहाँ पे उसको जो है फर्स्ट नेम का कॉलम नहीं मिलेगा तो आपको एरर दे दिया जाएगा। स्कीमा लेस डेटाबेस में ऐसा कुछ नहीं हो रहा होता। स्कीमा लेस जो है वो डेटाबेस में क्या होता है कि आप अगर जो है कॉलम्स नेम वगैरह चेंज भी कर लेते हैं तो क्या होता है कि आपको स्क्रिप्ट में चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं होती। आप ऐसी जो है वो स्क्रिप्टिंग या कोडिंग जो है लिख रहे होते हैं कि अगर उसको कॉलम नहीं भी मिलता तो वो आपको वार्निंग या एरर जो है नहीं जनरेट करके देगा। तो फिर आप कहेंगे कि हम जब भी स्क्रिप्ट जो है लिख रहे हो तो फिर जाहिर सी बात है हम कुछ ऐसा कर सकते हैं। नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि जाहिर सी बात है जो आप सेलेक्ट स्टैटिक जो है लिख रहे होंगे तो डेफिनेटली जो है वो हार्ड कोडिंग होगी। या फिर ये कि अगर कोई आप फ्रेमवर्क यूज़ कर रहे हैं तो कोई एक्टिव रिकॉर्ड या ORM टूल आप यूज़ कर रहे होंगे तो जाहिर सी बात है वो भी एक क्यूरी बना ही रहा होता है, तो वहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा जो है वो प्रॉब्लम्स आएंगी। तो यही फ़र्क होता है आपका स्कीमालेस डेटाबेस में और रिलेशनल डेटाबेस में। और दूसरा बहुत बड़ा एडवांटेज आपको स्कीमालेस डेटाबेस में ये मिल जाता है कि आपको स्केलेबिलिटी अवेलेबिलिटी मिल जाएगी। ठीक है, आप जब रिलेशनल डेटाबेस की बात करते हैं जो कि MySQL या छोटे मोटे डेटाबेस होते हैं, वहाँ पे आपको स्केलेबिलिटी अवेलेबिलिटी नहीं मिलती। देखिए अवेलेबिलिटी जो है आपका एक ही डेटाबेस है, जैसे ही वो डेटाबेस डाउन होगा तो आपकी पूरी की पूरी एप्लीकेशंस जो है वो बैठ जाएगी, डाउन हो जाएगी। लेकिन अगर आपने जो है MongoDB इंस्टॉल किया हुआ है और डिफरेंट काइंड्स के नोड्स पे जो है सेम डेटाबेस की कॉपीज़ आपने रखी हुई हैं, तो अगर एक नोड आपका जो है डाउन होता है तो सिस्टम ऑटोमेटिकली दूसरे नोड पे जो है रिक्वेस्ट सेंड करता है और वहाँ से जो है डेटा आ जाता है। अब देखें ये एक अलग कहानी है कि आपको जो है नोड्स जो है वो कैसे बनाने हैं, आपको कॉन्फ़िगरेशंस कैसी करनी है, और सिस्टम कैसे डिसाइड करेगा कि अगर एक नोड जो है वो डाउन है तो ऐसा कौन सा नोड है जिसको हमने अथॉरिटी लेनी चाहिए और फिर वहाँ से जो है डेटा रिसीव होना चाहिए। ये एक अलग बात है MongoDB या किसी भी स्कीमालेस डेटाबेस के अंदर। देखें आजकल की मार्केट में काफ़ी ज़्यादा जो हॉट फील्ड्स चल रही हैं वो आपकी मशीन लर्निंग चल रही है, AI चल रही है आपकी, प्लस में ये है कि डेटा साइंस आपका जो है काफ़ी ज़्यादा हॉट चल रहा है, और इनके अंदर जो सैलरीज़ हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा हैंडसम मिल जाती हैं आपको। लेकिन ये है कि आपको थोड़ी सी एक्स्ट्रा एफर्ट करनी पड़ जाती है। अच्छा, जब बात आती है किसी भी जो प्रोग्रामिंग की, तो आपको पता है कि 6 मंथ 8 मंथ्स में यू आर रेडी टू गो, आप जो है वो अर्निंग के लिए स्टार्ट हो जाते हैं। अच्छा भाई, अगर बात आ रही होती है कि भाई आपने जस्ट जो है अमाउंट के लिए कुछ ना कुछ करना होता है, तो कुछ लोग क्या कर रहे होते हैं कि वेब डिज़ाइनिंग कर रहे होते हैं, कुछ लोग इंग्लिश बहुत ज़्यादा अच्छी होती है कि वो कंटेंट राइटिंग कर रहे होते हैं, और कुछ लोग जो है ग्राफिक डिज़ाइनिंग कर रहे होते हैं या वीडियो एडिटिंग कर रहे होते हैं, ताकि उनके पास कुछ अमाउंट आ जाए और फिर वो जो है उस अमाउंट को लेके अपने डेली बेसिस के जो एक्सपेंस हैं उन्हें पूरा कर रहे हों, और प्लस में ये है कि वो अपने फ्यूचर के लिए जो है मशीन लर्निंग या किसी भी फील्ड को सिलेक्ट कर रहे हों और वहाँ पे भी जो है टाइम दे रहे हों। तो हर किसी के पास अपनी अपनी स्ट्रैटेजी होती है और हर किसी के पास अपनी अपनी जो है वो प्लानिंग होती है। तो आई होप गाइस आप हमारी वीडियोस को एंजॉय करें। अगर आपको लगता है हम अच्छा काम कर रहे हैं, थम्स अप, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमेशा आपको अपडेट मिलते रहें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।